अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बिनाइन ट्यूमर्स एंड फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस जो हैं ब्रेस्ट की, वो देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि फाइब्रोसिस्टिक चेंज, इसमें हमने चार तरह पढ़ना है। फाइब्रोसिस्टिक चेंज पढ़नी है हमने, इंट्राडक्टल पैपिलोमा, फाइब्रोएडेनोमा एंड फाइलोअर्स ट्यूमर। ठीक है, फाइब्रोसिस्टिक चेंज, इंट्राडक्टल पैपिलोमा एंड फाइब्रोएडेनोमा जो हैं, ये तीनों हमें प्री मेनोपॉजल वुमेन में नज़र आते हैं। फाइलोअर्स ट्यूमर जो है हमें पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में नज़र आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें फाइब्रोसिस्टिक चेंज की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास फाइब्रोसिस एंड सिस्ट बन जाती हैं इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में हमारे पास हमने जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। जो ब्रेस्ट में हमारे पास फैट भी होता है और स्ट्रोमा भी होता है। ठीक है, स्ट्रोमा जो है इंटरलोब्यूलर भी होता है और इंटरलोबार भी होते हैं। जो दो लोब्यूल्स के दरमियान होता है ना, अगर इस तरह ये वाला, अगर जो लोब्यूल्स में होता है वो इंटर लोब्यूलर होता है, और जो लोब्यूल्स के दरमियान होता है ये वाला स्ट्रोमा जो होता है ना, इसको हम इंटरलोबार बोलते हैं। अब फाइब्रोसिस्टिक जो होती है चेंज, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रोमा में फाइब्रोसिस हो जाती है और जो है सिस्ट बन जाती हैं। ये देखें, ये जो है सिस्ट बन जाती हैं ब्रेस्ट में, और ये प्री मेनोपॉजल वुमेन में ज़्यादा प्रेजेंट होता है ज़्यादातर। और इसमें अगर हम बात करें तो हमें लंपी बम्पी ब्रेस्ट जो है वो मिलती है, और जो सिस्ट होती है ना वो ब्लू डोम जैसी अपीयरेंस हमें दे रही होती हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि फाइब्रोसिस्टिक चेंज है तो वो रिस्क होगा कार्सिनोमा की डेवलपमेंट का। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम देख लेते हैं बुक से। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि सिस्ट कैसे प्रेजेंट करती है। ये देखें, ये एक ब्लू डोम सिस्ट है जो कि फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट में बनती है, और ये नीले गुंबद जैसी अपीयरेंस हमें देती है। अब हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट को जो है वो पैथोमा से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या बताया कि डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोसिस एंड सिस्ट इन द ब्रेस्ट। इसमें ये होता है कि सिस्ट बन जाती है और फाइब्रोसिस हो जाती है ब्रेस्ट में। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो चेंज है इन द प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट, और ये हार्मोन मीडिएटेड होते हैं। इरेगुलर नोड्यूलरिटी जो है हमें ब्रेस्ट पे नज़र आती है, लंबी बम्पी ब्रेस्ट नज़र आती है। ठीक है, ब्लू डॉम अपीयरेंस होती है सिस्ट की। ठीक हो गया। अब हमारे पास कैंसर का रिस्क कब ज़्यादा होगा, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये तीन कंडीशन हैं बताई हुई कि अगर सिर्फ जो है ना हमारे पास फाइब्रोसिस है, सिस्ट है, या एपोक्राइन मेटाप्लेजिया है। एपोक्राइन मेटाप्लेजिया क्या होता है कि हमने कहा था कि जो डक्ट्स हैं और जो लोब्यूल्स हैं वो टू लेयर से लाइन होते हैं ना, लेकिन अगर उनमें स्वेट लाइक लाइनिंग जो हो, उनकी लाइनिंग स्वेट ग्लैंड जैसी हो जाए, ठीक है, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया उसको बोलते हैं। तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता कार्सिनोमा का। लेकिन अगर हमारे पास डक्टल हाइपरप्लेजिया हो जाए, ये अगर डक्ट है, ये लोब्यूल है, अगर डक्ट के सेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएं, ठीक है, उनका हाइपरप्लेजिया हो जाए, और सेक्लेरोजिंग एडिनोसिस हो जाए। सेक्लेरोजिंग एडिनोसिस क्या होता है कि लोब्यूल्स का नंबर ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगर नॉर्मल अगर हम ब्रेस्ट की बात करें, अगर वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे 10 लोब्यूल्स हैं और लोब्यूल्स इनलार्ज करके 100 हो जाएं या फिर 150 हो जाएं, तो इसको हम एडिनोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन होगी तो 2 टाइम इंक्रीज रिस्क हो जाएगा। अगर हमारे पास हाइपरप्लेजिया हुआ है लेकिन वो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया क्या क्या मतलब है कि वो सारे जो हैं साइंस अपने कार्सिनोमा वाले शो कर रहा है। जो सेल्स हैं वो प्लियोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, वेरिएशन शो कर रहे हैं अपने साइज़ में, अपने शेप में, उनके न्यूक्लियाई में जो है वो हाइपर क्रोमेजिया है, क्रोमेटिन जो है वो हाइपर क्रोमेजिया शो कर रहा है, न्यूक्लियाई भी है जो है वो वेरिएशन शो कर रहे हैं। तो देन हमारे पास 5 टाइम्स जो है वो रिस्क इंक्रीज़ कर जाता है कार्सिनोमा का। ठीक है, इसकी पिक्चर मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, इसमें जो सिस्ट बनती है ना वो ब्लू डोम जैसी अपीयरेंस देती है, जैसे नीला गुंबद होता है ना उस जैसी अपीयरेंस आती है। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्टल पैपिलोमा। इसमें क्या होता है, इसमें पैपिलरी ग्रोथ होती है। नॉर्मली हमने कहा था ल्यूमिनल और मायोएपिथेलियल सेल से लाइन होती है ना डक्ट्स और जो लोब्यूल्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें डक्ट्स में जो है वो पैपिलरी ग्रोथ हो जाती है, और वो पैपिलरी ग्रोथ में फाइब्रोवेस्कुलर प्रोजेक्शंस भी होती है, मतलब उसमें फाइबर्स भी होते हैं और उसमें वेस्कुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं। अगर ये इस तरह डक्ट है तो उसमें जो है इस तरह पैपिला जो है वो बनेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो फाइबर्स भी होंगे और वेसल कंपोनेंट भी होगा। ठीक है,
अच्छा, प्रेजेंट कैसे करेगा? ब्लडी निपल डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसमें वास्कुलर कंपोनेंट है तो प्री मेनोपॉज़ल में हमें ब्लडी निपल डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। और इसको हमने पेपिलरी कार्सिनोमा से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि उसमें भी ब्लडी निपल डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। तो कैसे हमने इसको डिफरेंशिएट करना है पेपिलरी कार्सिनोमा से? पेपिलरी कार्सिनोमा में क्या होता है कि इसमें ना हमारे पास फाइब्रोवास्कुलर प्रोजेक्शन इसमें भी होती हैं, इसमें लेकिन अंडरलाइंग जो होते हैं ना मायोएपिथेलियल सेल्स वो नहीं होते, ठीक है। जो हमारे पास इंट्राडक्टल पैपिलोमा है ना, उसमें फाइब्रोवेस्कुलर प्रोजेक्शंस भी होंगे, वो लाइन होंगे बाय मींस ऑफ एपिथेलियल जो ल्यूमिनल एलिमेंट है और जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। हमने 2 लेयर्स पढ़ी थी ना, वो दोनों लेयर से लाइन होंगे। लेकिन जो हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा होगा ना, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास आउटर जो मायो एपिथेलियल सेल्स है ना वो नहीं होंगे, मायो एपिथेलियल सेल्स उसमें नहीं होंगे, ठीक है, पेपिलरी कार्सिनोमा में। और जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है ना वो ज़्यादातर हमें पोस्ट मेनोपॉज़ल में मिलता है, लेकिन जो इंट्राडक्टल पेपिलोमा है वो हमें प्री मेनोपॉज़ल में मिलते हैं, ठीक है। प्री मेनोपॉज़ल जो वूमेन होती है उसमें दिखाई देता है। तो ये इसका डिफरेंस है। इसकी फिगर मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इंट्राडक्टल जो है वो पेपिलोमा है। क्या है कि पेपिलरी ग्रोथ है विद फाइब्रोवास्कुलर प्रोजेक्शंस और लाइनिंग है हमारे पास दोनों सेल्स की, ल्यूमिनल की भी और मायोएपिथेलियल सेल्स की। और प्रेजेंट कैसे करेगा? द फॉर्म ऑफ ब्लडी निपल डिस्चार्ज। ये बात आपने नहीं बोलनी, एमसीक्यूज में बहुत आती है, ठीक है। ब्लडी निपल डिस्चार्ज के साथ फीमेल प्रेजेंट की है तो वो हमेशा जो है वो इंट्राडक्टल पेपिलोमा होगा। और ये भी देख लेना है आपने कि मायोएपिथेलियल सेल लेयर है या नहीं है। नेक्स्ट इज़ फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है? इट इज़ द ट्यूमर ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड ग्लैंड्स, दोनों का है, ग्लैंड्स का भी और फाइब्रस टिश्यू का। और इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ द ब्रेस्ट। और ये प्री मेनोपॉज़ल वुमेन में जो है वो नज़र आता है। वेल सर्कमस्क्राइब मैस नज़र आता है, मोबाइल होता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है। प्रेगनेंसी में ग्रो कर जाता है या फिर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पेनफुल होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल जब ज़्यादा होगा तब ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब कम हो जाएगा तब ये कम जो है डिग्रेस कर जाएगा, ठीक है। और बिनाइन होता है और इसका जो है रिस्क ऑफ कार्सिनोमा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। देन जो है वो है हमारे पास पिलोर्स ट्यूमर। लोड क्या होता है कि इसको हम ना लीफ लाइक प्रोजेक्शंस इसमें आती हैं। इसमें क्या होता है, लीफ लाइक प्रोजेक्शन जो है हमें बायोप्सी पे नज़र आती हैं। इसके अलावा इसमें जो है फाइब्रस कंपोनेंट सिर्फ ग्रो कर रहा होता है। फाइब्रोएडिनोमा में हमने देखा था फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंड्स दोनों ग्रो कर रहे थे, ठीक है। और इसमें सिर्फ फाइब्रस कंपोनेंट ग्रो कर रहा है और ये हमें पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन में नज़र आता है। फाइब्रोएडिनोमा हमें प्री मेनोपॉज़ल वुमेन में नज़र आता है और ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। और लीफ लाइक प्रोजेक्शन हमें नज़र आती हैं। अब इन दोनों की फिगर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये फाइब्रो एडिनोमा है। इसे हमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें हमें फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंड्स दोनों का ये ट्यूमर होता है, ठीक है। और ये बिनाइन होता है, नो रिस्क ऑफ कार्सिनोमा इसमें नहीं होता और प्री मेनोपॉज़ल वुमेन जो है उसमें नज़र आता है। ये फिलोर्स ट्यूमर है जो कि पोस्ट मेनोपॉज़ल में नज़र आता है, ठीक है। अब इसमें देखें, ये फिंगर लाइक नहीं, लीफ लाइक जो होती हैं प्रोजेक्शंस हमें नज़र आती हैं, ये देखें, ठीक है। लीफ लाइक प्रोजेक्शन जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं और ये पोस्ट मेनोपॉज़ल जो है वुमेन उसमें ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये देखें, ये लीफ लाइक हमें प्रोजेक्शन जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये पोस्ट मेनोपॉज़ल में होता है।